कई बार क्या होता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो हमें लगता है कि यार पेपर को तो हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, वो अच्छा है, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको आंसर हल्का सा गैस होता है, आप टिक करके आ जाते हैं और घर आके पता लगता है यार ये तो आंसर ही नहीं था। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज गौरव, मैथ्स टीचर इन स्कॉलर अकेडमी। आज हम लोग आए हैं बच्चों आपको मोटिवेट करने के लिए कि एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पेपर को आप अटेम्प्ट करें, आप डिमोटिवेट ना हो। तो उसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे और स्टार्टिंग करेंगे हमारे संदीप सर। संदीप सर, ये बताइए कि बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? सर, जैसा कि मैंने प्रीवियस कई ईयर्स में देखा है कि कुछ बच्चे जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके बैठे होते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, उनके मॉक में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर पूछो तो सारे क्वेश्चन उनके कॉन्सेप्ट टिप पर होते हैं, पर फिर भी मैंने देखा है कई बच्चे एग्जामिनेशन टाइम पर जाके एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। इस वजह से वो आते आते क्वेश्चंस जो उनके कॉन्सेप्ट टिप पर होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, और फिर आके कहते हैं सर सिली मिस्टेक्स हो गई हैं, सर क्वेश्चन नहीं कर पाए, एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। और एंग्जाइटी की वजह क्या है? एंग्जाइटी की वजह है क्वेश्चन पेपर को बहुत सीरियसली ले लेना, सोसाइटी का प्रेशर ले लेना, तमाम तरीके की सारी चीज़ें सोच लेना और उनकी टेंशन लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाना। आपको ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको लो कॉन्फिडेंट जोन में तो जाना ही नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर ठीक ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वेरेस सर, आपका क्या मानना है कि बच्चे को किस माइंडसेट से पेपर में जाना चाहिए? नहीं, सर आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि बच्चा अगर सोशल प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर लेगा तो जहाँ प्रेशर लेना है वहाँ तो वो ले नहीं पाएगा। आपने अच्छी बात बोली। सर मेरा ये मानना है कि बच्चे को ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो हमें लगता है कि यार पेपर को तो हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, वो अच्छा है, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको आंसर हल्का सा गैस होता है, आप टिक करके आ जाते हैं और घर आके पता लगता है यार ये तो आंसर ही नहीं था। तो आपको क्या करना है, कम से कम उस क्वेश्चन को उतना टाइम तो देना है कि यार आप एक सेटिस्फैक्ट्री ऑप्शन को टिक कर सकें। और सर मेनली एक बात और होती है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन क्वेश्चंस में जो आंसर्स होते हैं ना, वो आंसर्स आपको खुद बताते हैं कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, हीट एंड ट्रायल। तो आपको लो कॉन्फिडेंस भी नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और एक नॉर्मल माइंडसेट के साथ कि यार जिंदगी में अगर आईआईटी नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, जिंदगी में मैं कुछ ना कुछ बेहतर कर लूंगा। इस माइंडसेट से आपको एग्जाम में बैठना है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चा जब पेपर स्टार्ट करता है करना, पहला क्वेश्चन उसके सामने आता है, तो उसको क्या स्ट्रेटजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब उसके माइंड में क्या होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में आपका केमिस्ट्री पार्ट क्या कहता है? हाँ सर, जैसे कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैं केमिस्ट्री में बता सकता हूँ कि देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस में ऐसे होते हैं जिनकी अगर आप सच में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें, मतलब लिटरली आप हर स्टेप पर उसका कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल रहे हो और फिर उसको फिर नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? पहली तो बेटा देखो, स्मार्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं पेपर को। हम और लोग ऑप्शन को देख सकते हैं कि ऑप्शंस क्या बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर ऑप्शंस इस तरीके से हैं कि हम लोग एक अनुमान भी लगा सकते हैं फाइनली कि या ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन होगा। जैसे कि कुछ ऑप्शन होते हैं 10 टू द पावर्स में वेरिएशन में होते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे या फिर 10 टाइम्स कम होंगे। इस तरीके का अगर डिफरेंस है तो उसका सही स्ट्रैटेजी इसकी यही है कि आप लोग क्वेश्चन के को सॉल्व मत करो, बस वैल्यू की पुटिंग करते जाओ, और एट द एंड जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है उसको फर्स्ट डिजिट तक, सेकंड डिजिट तक सॉल्व करो, 10 टू द पावर्स को मैच कराओ। उसी से लगभग लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, पर अगर कहीं ऐसा ही है कि भाई ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, फिर आपको सॉल्व करना है, फिर आपको स्टार्टिंग से ही सॉल्यूशन करते करते सा जाना होगा। और ये आई थिंक अच्छा नहीं बना फिर। अच्छा, नहीं सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। सर एक्चुअली मेरा ये मानना है कि मैथ्स में एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को ना कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। बच्चे कहते हैं कि सर टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो यार पता है क्या है, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैंने कई बार बच्चों को देखा कि बच्चे ना क्वेश्चन सॉल्व करने पे, मतलब मैं एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ, सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू जो कंटेंट, जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको याद करने से।
कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आई थिंक 25 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, आपको 6 7 8 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लगाया और आपको आंसर मिल गया। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मैथ्स को सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, उसको भी थ्योरेटिकल समझो। आप सारी प्रॉपर्टीज को जो आपने अंडरलाइन की हैं क्लासरूम प्रोग्राम में, उनको आप याद करके जाओ, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स भी बिल्कुल थ्योरेटिकल ही नजर आएगा। और आई थिंक ये 2 पॉइंट सबसे मेन पॉइंट थे जो हमने डिस्कस करे, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।